गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी रिटर्न ऑफ इनकम होती है वो होती क्या है, इसे कौन कौन फाइल कर सकता है, उसके बाद इसके क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, इसको फाइल करने के मैनर्स क्या होते हैं, इसके बाद जो हम इनकम ऑफ रिटर्न को जो है हम ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, ये हमारे पूरे चैप्टर में कवर होगा। लास्ट टॉपिक हमारा होगा एक टीडीएस का, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है। तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो नोटिफाइड होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा। इसके बारे में तो सबको पता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वही हमारे सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। तो जो ये आपकी जो आरओआई होती है वो यहीं से नोटिफाइड होती है। इसमें होता क्या है, जो हम एसएससी होते हैं, मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं। जो एसएससी होते हैं ये इस तरह की इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, जैसे टोटल इनकम के बारे में, टैक्स लाइबिलिटी के बारे में, टैक्स कितना पे कर दिया है। तो एक एसएससी जो है वैसे घुमा देती हूँ। अच्छा वो रखेगी। ओके मैम। रिटर्न ऑफ इनकम का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं हम। रिटर्न ऑफ इनकम जो है एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो नोटिफाइड होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा। ये क्या होता है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है ये पूरे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। तो जो हमारी रिटर्न ऑफ इनकम होती है वो भी इसके द्वारा ही नोटिफाइड की जाती है। उसके बाद इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन एसएससी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी टोटल इनकम के बारे में बताएगा अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के सहायता से, और उसके बाद वो टैक्स लाइबिलिटी उसकी कितनी है उसके बारे में बताएगा, उसने कितना टैक्स पे करना है या वो कितना करेगा इसके बारे में वो रिटर्न ऑफ इनकम की सहायता से उसको बताएगा। उसके बाद क्या होता है, तो ये सभी इन्फो जो होती हैं आईटीआर के माध्यम से आईटीडी को दी जाती हैं, यानी कि जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। उसके बाद जो हमारी रिटर्न ऑफ इनकम होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। डिफरेंट एसएससी को लेके ये 7 तरह के फॉर्म होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनकम टैक्स में जो होती है हर ईयर जो होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अमेंडमेंट की जाती है, मतलब कि हर साल ये फॉर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, किसी भी प्रोविजन को लेके ये लोग चेंज करते रहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, किन किन के लिए किन किन के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना और सबमिट करना मैंडेटरी होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेक्शन 139(1) होता है, सबसेक्शन 1 होता है, वो क्या कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी अनिवार्य है या नहीं है। तो रिटर्न ऑफ इनकम जो होती है कंपनी को फर्निश करनी मैंडेटरी होती है। अब जब उसे इनकम रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करनी है तो उसके लिए एक टाइम पीरियड होगा, वो होता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट 30th सितंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 हो गया और हमारा रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा 19-20। तो इस जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है इसमें वो अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम होती है वो फाइल कर सकता है। उसके बाद नेसेसरी क्या है, देखो कंपनी को जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो सकता है कि उसे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो रिटर्न ऑफ इनकम प्रॉफिट हुआ तभी फाइल करेंगे, लॉस होता है तब भी उन्हें फाइल करनी होती है। तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे हमने इसको बोल दिया रिटर्न ऑफ इनकम बोल दिया जब उसे प्रॉफिट हुआ कंपनी को, जब उसे लॉस होगा तो उसे हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ लॉस। ये आता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कंपनी रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे उसे क्या बेनिफिट होगा कि अगर वो फाइल करेगी तो उसे जो लॉसेस होते हैं उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और सेट ऑफ कर सकती है। अगर वो नहीं करेगी तो क्या होगा, ना तो वो अपने, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नॉलेज ही नहीं है कि कंपनी की इनकम कितनी थी, उसका टर्नओवर कितना है, उसे एनुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो कैसे उसके लॉसेस को सेट ऑफ कर देगी या कैरी फॉरवर्ड करेगी। लेकिन अगर कंपनी रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करती है तो उसे कैरी फॉरवर्ड भी करने को मिलेगा और सेट ऑफ भी कर सकेगा वो अपने लॉसेस को, तो कंपनी को ये प्रॉफिट हो जाता है अगर वो रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करती है। तो नेक्स्ट इज, अभी हमने पढ़ा कंपनी। इन केस ऑफ फर्म, कि अगर फर्म होती है तो क्या होगा, वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकती है या नहीं। तो क्या होता है कि जो फर्म होती है उसकी ऑडिट होती है, जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, जो ऑडिटिंग बुक वगैरह जो ऑडिटिंग कराई जाती है उनकी जांच पड़ताल कराई जाती है।
जहां ऑडिट होती है वो चाहे किसी में भी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो या अदर लॉ में हो, वहां क्या होगा, वहां की ड्यू डेट, इनका भी टाइम पीरियड होता है, वहां की ड्यू डेट क्या होगी, 30th सितंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 18-19 और आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा 19-20। उसके बाद इनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूरी होती है। आफ्टर दैट क्या आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी। एजीपी आपका आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन होता है। इसमें क्या कहता है कि जो आपकी टोटल इनकम होती है विदाउट गिविंग इफेक्ट, किस चीज का इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, एक तो आपका जो 80C to 80U तक की जो डिडक्शन हम कर देते थे लेस, उसकी वो इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, और जो आपका सेक्शन 54 है उसकी एग्जाम्पशन नहीं दी जाएंगी उससे पहले। तो उससे पहले क्या आएगा, आपका जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम आएगा। अगर वो आपकी ग्रोस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती है, इंडिविजुअल की 2.5 लाख होती है, सीनियर जो सिटीजन होता है उसकी 3 लाख होती है, सुपर सीनियर सिटीजन की 5 लाख होती है। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है तो क्या होता है, उनको, अगर जीटीआई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूरी होती है। उसके बाद इनकी ड्यू डेट क्या होती है, 31 जुलाई ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होती है। ठीक है, ऑडिट करने वालों की क्या होती है, 30th सितंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये अलग अलग ड्यू डेट है। उसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है 92 सेक्शन 92E के अंदर, उनकी जो ड्यू डेट होगी वो 30th नवंबर हो जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। उसके बाद होता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशंस भी पूरी करते हैं। ठीक है, वो हमारे एचयूएफ या इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इसको 3 पार्ट्स, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि कोई बेनिफिशियल ओनर है, उसकी कोई एसेट्स है जो उसने होल्ड कर रखी आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब कि बाहर है, तो वो भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद कोई एसेट्स है, उसमें क्या है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, किसी भी कंपनी में उसका वोटिंग पावर है या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो उसे भी क्या होता है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसकी क्या है, आपकी कोई भी जो अकाउंट है वो आउटसाइड इंडिया है, लोकेटेड है वहां पे, तो उसको भी क्या है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है एक चैरिटेबल ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टी, इनको भी जो होता है मैंडेटरी होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है इनको। पॉइंट्स रिगार्डिंग चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या होता है कि इसकी जो टोटल इनकम होती है, इनको जो डिडक्शन दी जाती है वो सेक्शन 11 और 12 के अंदर दी जाती है। तो इन डिडक्शंस को देने से पहले यदि इनकी ग्रोस टोटल इनकम जो होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, तो इनको जो होती है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ती है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी है। अगर इन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनको सेक्शन डिडक्शन जो मिलती है सेक्शन 13A के अंदर मिलती है। इन डिडक्शंस को देने से पहले इनकी टोटल इनकम जो होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, तो इनको भी क्या होती है, मैंडेटरी होती है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटिकल पार्टी का अलग से है, जिसका डिडक्शन जो है 13A में है, और उनका जो है 11-12 में डिडक्शन है। उनको देने से पहले अगर उनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है उनकी ग्रोस टोटल इनकम, तो उनको मैंडेटरी होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है। उसके बाद अमेंडमेंट्स क्या हैं, जो इस बार इनकम टैक्स में जो है नई अमेंडमेंट्स आई हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी, फर्म और पर्सन को छोड़ के यदि इनके अलावा कोई भी 1 करोड़ से ज्यादा सबमिट कर देता है कहीं भी बैंक के थ्रू या किसी भी तरह से, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, और खर्च कर देता है 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी उसमें, जैसे फॉरेन ट्रेवल में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उन्होंने 2 लाख रुपए से ज्यादा विद इन फाइनेंशियल ईयर खर्च कर दिया है, या फिर एक्सेसिटी कुछ कंज्यूम कर लिया है 1 लाख रुपए से ज्यादा, तो इन लोगों को भी बताना पड़ेगा भाई, इनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी और उसमें रीजन के साथ बताना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो इसमें नहीं करते हैं, अगर उन्होंने लेट कर दिया या फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की, तो उन पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234A के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट कब से लगेगा, जब से आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की डेट थी तभी से लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि 31 जुलाई ड्यू डेट थी रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने की, और उन्होंने कब सबमिट किया, 30 नवंबर को किया, तो इंटरेस्ट कब लगेगा, इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 अगस्त टू 30 नवंबर तक का इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद आपके फॉर्म्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स आते हैं। सबसे पहले होता है कि
ITR 1 होता है, 7 होते हैं ये। सबसे पहले ITR 1 होता है। ITR 1 जो है वो है सहज। सहज है। सहज में क्या है कि ITR 1 में क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम जो होती है 50 लाख है, 50 लाख है, यदि इसकी ये इनकम जो होती है सैलरी से, पेंशन से, हाउस प्रॉपर्टी से या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम से, कहीं से भी इंटरेस्ट आ रहा है तो इनको ITR फाइल करनी जरूरी होती है। उसके बाद आपका आता है ITR 2। ITR 2 में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है जो ITR 1 फाइल नहीं करते हैं, उनको ये फाइल करनी पड़ती है ITR 2। और एक HUF होता है जिनका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रही होती है, उनको भी ITR 2 फाइल करनी होती है। उसके बाद ITR 3 आता है। इसमें क्या क्या आते हैं, इंडिविजुअल आते हैं, पर्सन है डिफरेंट टाइप के, इंडिविजुअल हैं, HUF है, और जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो रहा है। ITR 2 में क्या पड़ा, जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं हो रही है वो फाइल करेंगे। ITR 3 में जिनको इनकम हो रही है वो ITR 3 फाइल करेंगे। उसके बाद फोर्थ है ITR 4, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये एक सहज होता है ITR 1, और एक हमारा ITR 4 जो होता है ये सुगम होता है, इसे हम सुगम बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को सहज बोलते हैं और इसको हम सुगम बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के नेम है। इसमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, इंडिविजुअल आ गया, आपका HUF आ गया, रेजिडेंट्स आ गए, फर्म्स आ गए। अगर इनकी टोटल इनकम या तो 50 लाख से कम हो या 50 लाख तक की हो, और ये पर्सन जो है आपके 44AD, 44ADA या 44AE में आते हो, तो इनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूरी होती है। ठीक है, ये नेम है इनके अलग अलग कि कौन कौन जो होता है कौन कौन से फॉर्म में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश कर सकता है। उसके बाद ITR 5 आता है। इसमें इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, और जो पर्सन ITR 7 फाइल नहीं करते हैं, मतलब कि उनको छोड़कर ITR 5 फाइल करनी होती है। ITR 7 जो फाइल करते हैं ना, उनको ITR 5 फाइल नहीं करनी होती है, उनको छोड़कर बाकी सभी करेंगे। ITR 6 जो होती है ये सिर्फ कंपनी के लिए होती है, ये ITR 6 जो होती है कंपनी के द्वारा ही भरी जाती है। उसके बाद ITR जो 7 होती है वो चैरिटेबल हो गया, ट्रस्ट हो गया, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट जो होता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, और जो आपके 139(4)(a)(2), 139(4)(f) जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, वो जो इसके अंदर आते हैं वो ITR 7 को फाइल करेंगे। तो इस तरह से ये 7 टाइप्स से ITR रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हुआ, कल फिर इसके आगे करेंगे। थैंक यू क्लास।